सो जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सो कल हमने जो है फर्स्ट टारगेट अपना सिलेबस का देखा था, गवर्नेंस से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट जो आपका पार्ट है सिलेबस का GS2 में आपका जो गवर्नेंस का पोर्शन है उससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन जो हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं सिलेबस जो हम टारगेट कर रहे हैं आज, जिसमें हम देख रहे हैं रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी इंडिया में, साथ ही साथ बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमेन, माइनॉरिटीज, राइट, बैकवर्ड क्लासेस या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्संस, और साथ ही साथ जो आप देखते हो कि इश्यूज रिलेटिंग टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें हम बात करते हैं लाइवलीहुड की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, सोशल इंक्लूसिवनेस। राइट, सो टारगेट एरियाज हमारे मेनली आज जो रहने वाले हैं वो इसी सिलेबस को जो है, इसी पोर्शन आपके जो सिलेबस को है उसको टारगेट करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। आज जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा टारगेट क्वेश्चन है द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको आप क्या बोल देते हो, एनजीओज, है ना। एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस have come under increased scrutiny with the amendments made in the Foreign Contribution Regulation Act। देखा होगा आप लोगों ने FCRA कई बार जो है वो न्यूज में भी रहा है, कई पिछले महीनों में, कई सालों में, मतलब 1.5-2 साल से भी। What changes have been made as per the latest amendments to the act? तो आपको ये आंसर करना है 8 मार्क्स में, 120 वर्ड्स में। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि देखो कैसे जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि किसका पार्ट है, सिविल सोसाइटी का, उनके ऊपर जो है सरकार ने कैसे स्क्रूटनी या फिर कह लो रेगुलेशंस को थोड़ा सा टाइट किया है, स्ट्रिक्ट किया है। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में अमेंडमेंट्स को खारिज किया था, कुछ को अपहोल्ड किया था, उसको भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में क्या चीजें जो है वो बीच में डिस्कस की, एंड अभी लेटेस्ट जो है वो सरकार ने क्या किया है। राइट, सो वो सारी चीजें जो है आपका ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है एनजीओस के साथ और FCRA के साथ जो है ये कंसर्न कर रहा है क्वेश्चन। राइट, तो सबसे पहले देखो इसको आप स्टार्ट अप्रोच कैसे कर सकते हो। एक अच्छा तरीका होता है अप्रोच करने का कि जिस चीज के बारे में आपसे एग्जामिनर ने या फिर कमीशन ने पूछा है उसको आप पहले क्या कर दो, उसको आप डिफाइन कर दो कि ये चीज जो है वो किससे ताल्लुकात रखती है, क्या इसकी परिभाषा है, और उसके बारे में ब्रीफली बता दो कि आपको पता है कि हाँ ये चीज जो है वो ये एनजीओ क्या होते हैं, FCRA जो है वो क्या होता है। तो आप बता सकते हो कि देखो सिंपल सी बात है, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप कोट कर सकते हो कि वो एनजीओ को कैसे डिफाइन करता है। तो वर्ल्ड बैंक कहता है जी ऐसा है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठी हुई, जैसे कि कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो होता है। राइट, तो ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट या फिर नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कौन सी एक्टिविटीज को परस्यू करती हैं, जो सफरिंग जो है लोगों की उसको रिलीव कर सके, प्रमोट कर सके लोगों के इंटरेस्ट को, पुअर्स के इंटरेस्ट को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, प्रोवाइड कर सके बेसिक सोशल सर्विसेज, या फिर कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम या कोई सर्विसेज या ऐसी कोई सेवाएं जो है ये कर सकें, समाज में प्रदान कर सकें। तो ये बेसिकली आप बता सकते हो कि ये जो है एक एनजीओ जो है हम इस तरीके से देखते हैं, वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है। राइट, फिर आप बॉडी पे जब मूव करोगे तो यहां पे बॉडी पे मूव करने से पहले आप एक आर्टिकल भी कोड कर सकते हो, आर्टिकल 71 इन द चार्टर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशंस, कि इनको सबसे पहली दफा जब 1945 में ये चार्टर में आर्टिकल 71 में इस तरीके से जो है ये इस नाम से पुकारा गया, किस नाम से, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। राइट, ठीक है, फिर अब बढ़ते हैं बॉडी की तरफ, और यहां पे अब आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा साथ में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्यों? क्योंकि आपके जो है कीवर्ड्स क्या क्या थे, एक तो था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस के बारे में बात करनी है। एनजीओस को कैसे जो है रेगुलेट कर रही है सरकार, FCRA को यूज करके, उसको अमेंड करके, और लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है वो एक्ट में आपको मेनली हाईलाइट करनी है। तो FCRA आप बताओगे कि एक ऐसा लॉ है, ऐसा कानून है जो क्या करता है कि फॉरेन डोनेशंस अगर कोई भी एंटिटी हमारे देश में ले रही है उसको रेगुलेट करता है। तो अगर कोई भी फॉरेन डोनेशन जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के पास भी आएगी, या एनजीओ जो है वो भी कोई फॉरेन सोर्स से, किसी भी अब्रॉड की सोर्स से डोनेशन कोई लेता है, तो उसको कौन रेगुलेट करेगा इंडिया में, उसको FCRA जो लॉ है वो रेगुलेट करेगा। राइट, सो individuals associations are regulated
क्यों? क्योंकि ये जो है हम देख रहे हैं कि कानून कह रहा है कि जो भी आप पैसा बाहर से ले रहे हो उसको आप इस तरीके से यूज करो इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज ऑफ अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब इसका ये हुआ कि इंडिया के जो इंटरेस्ट्स हैं उन इंटरेस्ट को कोई भी तरीके से हम हार्म ना पहुंचाएं। राइट, देयर शुड बी नो हार्म टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया बीइंग अ सॉवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। उसमें जो है कोई भी किसी भी तरीके से एंटी इंडिया एलिमेंट्स प्रमोट ना हो, एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो है आप उस पैसे से ना यहां पे करो, कैरी आउट करो। राइट, सो दैट इज बेसिकली द लॉ। कौन इसको जो है इंप्लीमेंट करता है, किसके अंडर ये लॉ आता है, वो भी आप बता सकते हो कि गृह मंत्रालय है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहां बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? नहीं, ये वित्त मंत्रालय के तहत नहीं आता, ये गृह मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के होम मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो फॉल करता है। राइट, फिर आप बताओगे कि देखो यहां पे जो है क्या कर रहे हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं रिसिपिएंट जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के वो जिस पर्पस के लिए जो है वो पैसा मंगा रहे हैं, कि अगर एनजीओ की बात कर रहे हैं तो एनजीओ जिस काम के लिए पैसा मंगा रही है वो उसी काम के लिए पैसे को यूज कर रही है, किसी और पर्पस के लिए उस पैसे को यूज नहीं किया जा रहा। राइट, एंड ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना पड़ेगा, इस एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को 5 साल के लिए, या कह लो हर 5 साल बाद, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, अंडर दी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर एनजीओ भी पैसा ले रही हैं तो वो भी अपने आप को रजिस्टर करेंगी किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। कितने टाइम के बाद, 5 साल के बाद, जो कि इसकी वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आपको 6 महीने के अंदर अंदर, अगर मान लो 5 साल बाद आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है एफसीआरए का, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा लाइसेंस। राइट, फिर आप कैसे प्रोसीड करोगे कि आप बढ़ोगे। अब मेजर अमेंडमेंट्स जो हैं कैरी आउट की गई हैं एफसीआरए में, जिनका कंसर्न जो है ओवरऑल भी है और एनजीओ के साथ भी है। तो यहां पे आप बताओगे कि एक अमेंडमेंट जो की गई सबसे पहले वो की गई थी 2010 में यूपीए गवर्नमेंट द्वारा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी शुरू हुई है, थोड़ी सी आप हिस्ट्री बता सकते हो, ब्रीफ हिस्ट्री। राइट, फिर आप बता सकते हो कि 2020 में करंट गवर्नमेंट जो है इन्होंने भी अमेंडमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड किया। तो आप बोल सकते हो कि इस वाले पॉइंट में अगर आप चाहो तो पूरा डिटेल मत दो, लेकिन आप बोल सकते हो कि हाँ ये स्टार्ट जो है वो पहले कब किया गया था, यूपीए गवर्नमेंट ने किया था। और अगर आप एक लाइन मान लो इस एक्ट के ओरिजिन के बारे में भी देना चाहते हो तो वो भी यहां पे ऐड कर सकते हो कि ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द 1970s, प्रिसाइसली इन 1976, कि 1970 में 1976 में इस एक्ट को जो है, इस कानून को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इनिशियली। तो आप एक वो ओपनिंग जो है लाइन भी दे सकते हो इस एक्ट के कंसर्न में, और आप बता सकते हो कि हाँ 2010 में यूपीए ने अमेंड किया, फिर उसको 2020 में इस सरकार ने अमेंड किया और स्क्रूटनी अपनी इंक्रीज कर दी और ज्यादा टाइट कंट्रोल कैरी आउट करना शुरू कर दिया एनजीओ के ऊपर। राइट, कि वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और फंड्स को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर आप बताओगे कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं दे कैन बी रिसीव्ड ओनली इन एन अकाउंट डेजिग्नेटेड बाय द बैंक एज एफसीआरए अकाउंट। कि ऐसा नहीं है कि किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा आप बाहर से मंगवा सकते हो, आपको एक खास अकाउंट जो है वो खुलवाना पड़ेगा जिसको आप डेजिग्नेट करवाओगे। बैंक उसको डेजिग्नेट करेगा कि ये जो है एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत एफसीआरए अकाउंट जो है वो हमने डेजिग्नेट कर दिया, और जो भी फॉरेन से पैसा आएगा, जो भी फंडिंग आएगी, वो सारा जो है इसी अकाउंट में जमा किया जाएगा। राइट, और इसकी ब्रांच मेनली कहां होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। राइट, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इस पैसे को फिर आप देश में कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे मान लो मुंबई में, जैसे मान लो चेन्नई में, जैसे मान लो हैदराबाद में, या फिर इवन मान लो कि अगर आप कहीं हिमाचल में भी, शिमला में या सोलन में कहीं पे भी इसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो इस बैंक अकाउंट से दिल्ली वाले आप फर्दर ट्रांसफर कर सकते हो। राइट, लेकिन मेनली पैसा कहां आएगा, इस नई दिल्ली स्टेट बैंक की ब्रांच में ही पैसा आएगा अब्रॉड से। फिर देखो इसके बाद अगली अमेंडमेंट जो की गई है कि की हाइलाइट्स अगर देखें 2020 की जो अमेंडमेंट्स थी तो उसमें सरकार ने क्या बोला कि कोई भी फंड जो है अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी रिसीव्ड इन दिस अकाउंट। कि जो अभी हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो न्यू पार्लियामेंट्री स्ट्रीट ब्रांच है, या पार्लियामेंट्री स्ट्रीट ब्रांच है कहां पे, न्यू दिल्ली में, इसी ब्रांच में मैंडेटरी कर दिया कि सिर्फ पैसा जो है वो इसी ब्रांच में आ सकता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा पैसा आएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला पैसा। इसके अलावा कोई भी पैसा जो है वो इस ब्रांच में आप इस अकाउंट में नहीं जमा कर सकते। इसके अलावा इट अलाउड द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द यूजेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और
इसमें सरकार इंक्वायरी भी बिठा सकती है अगर सरकार को लगे कि आपने जो है किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन किया है एफसीआरए के। तो यहां पे सरकार ने, आप देख सकते हो, अपनी पावर्स को इंक्रीज कर लिया। साथ ही साथ पहले क्या था कि एनजीओ के पास ये पावर थी, या एनजीओ के पास ये फ्रीडम था कि जितना भी चंदा उनके पास आया है, या जितना भी मान लो कंट्रीब्यूशन आया है ना, कंट्रीब्यूशन इज द राइट वर्ड, तो उस कंट्रीब्यूशन में से 50% फंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते थे। अब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया टू 20%, राइट। कि अब आपको क्या करना है, जो 80% फंड्स हैं, मतलब कि मान लो, अज्यूम कर लो कि 100 रुपीज जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आई, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें से सिर्फ 20 रुपीज एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो एनजीओ के हैं उनके लिए यूज किए जा सकते हैं। बाकी 80 रुपीज जो है वो मेन वर्क में जाएंगे जिस पर्पस के लिए आपने एनजीओ को क्रिएट किया। जैसे मान लो अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रही है आपकी एनजीओ, तो आपको वो जो एजुकेशन से रिलेटेड काम है उसी में आपको वो बाकी 80 रुपए खर्चने पड़ेंगे। बाकी जो आपकी स्टाफ की सैलरी है, आपका रेगुलर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, उस सब में आप सिर्फ 20 रुपीज ही खर्च सकते हो। तो यहां पे सरकार ने कह लो ऑपरेशनल फ्रीडम या फिर कह लो फंक्शनल ऑटोनॉमी, बेसिकली अगर हम इस चीज की, इस पॉइंट की, लास्ट पॉइंट की बात करें, तो यहां पे ये बोला जा सकता है कि यहां पे फंक्शनल ऑटोनॉमी को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया या फिर उसको कर्टेल किया या फिर रिड्यूस कर लिया। पर्टिकुलरली कह लो कौन सी, फाइनेंशियल फंक्शनल ऑटोनॉमी, के किस तरीके से वो अपने फाइनेंसेस को यूज करेंगे, कि जो पैसा आ रहा है उसको वो कहां पे यूज कर रहे हैं, उसमें सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंक्रीज कर दी। तो ये यहां पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कर्टेल करने वाला एक अमेंडमेंट इंक्रीज किया जा रहा है या फिर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके बाद देखो अगली अमेंडमेंट जो की गई कि इट बार्स पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जनरली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, प्रोहिबिट्स ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन। अब यहां पे एनजीओ का भी केस है कि एनजीओ जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता, उस पैसे को ये एनजीओ ही सिर्फ जो है वो यूज कर सकता है, राइट। तो वो पैसा आप किसी और को नहीं दे सकते। देन आधार कार्ड नंबर जो है, आधार नंबर जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया था कि उस एनजीओ के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, बट हम क्योंकि एनजीओ की बात कर रहे हैं तो हम एनजीओ के कंटेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, कि एनजीओ के जो भी ऑफिस के मेन फंक्शनरीज हैं, जो मेन ऑफिस बेरर्स हैं, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, जैसे उसके जो भी और मेन मैनेजमेंट में लोग हो गए, उन सबको में अपना आधार नंबर जो है वो मैंडेटरली देना पड़ेगा, चाहे आप ऑफिस बेरर हो, डायरेक्टर हो, या फिर कोई भी अगर आप की फंक्शनरी जो हो उस एनजीओ के हो तो, राइट। लेकिन ये फिर इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ओवरऑल जो 2020 की अमेंडमेंट्स थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी बाकी जो प्रोविजंस हैं लॉ में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम अपहोल्ड करते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करते हैं, एंड हम एक चीज यहां पे चेंज कर देते हैं कि आधार जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा प्रोड्यूस करना। इसकी जगह पे अगर पासपोर्ट भी प्रोड्यूस कर दिया किसी ने तो पासपोर्ट भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप आधार नंबर ही वहां पे प्रोड्यूस करो, राइट। तो इस चीज को कह लो, इस पर्टिकुलर प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखना, इस चीज को डाइल्यूट कर दिया, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको जॉट डाउन कर लो कहीं पे, कि इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया एब्सोल्युटली, लेकिन इसको वाटर डाउन कर दिया या फिर इसको डाइल्यूट कर दिया कि आधार भी हो सकता है या फिर पासपोर्ट भी हो सकता है, आधार जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी। फिर अगली चीज क्या करी कि फॉरेन जो भी एफसीआरए है, वो एफसीआरए के तहत एनजीओ जो वो फॉरेन फंड ले रहे हैं उनको रजिस्टर होना जरूरी है, बैंक अकाउंट ओपन करना जरूरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई दिल्ली ब्रांच में, राइट, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट ब्रांच इसका नाम है स्पेसिफिकली। और इन फंड्स को सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज किया जा सकता है उस पर्पस के लिए जिसके लिए इनको रिसीव किया गया है। और ये कहां पे लिखा होता है, देखो जो एफसीआरए वाला लाइसेंस बताया ना मैंने आपको कि एफसीआरए लॉ के तहत जो है, जो भी एनजीओ फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, एमएचए के साथ अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जो यहां पे लिखा हुआ है कि प्रावधान है।
तो उसके तहत आपको एक लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा, एफसीआरए लाइसेंस, और उसमें आपको आप बताओगे कि हाँ आप जो पैसा ले रहे हो, कंट्रीब्यूशन ले रहे हो फॉरेन से, वो आप कहाँ पे यूज करने वाले हो। तो वही चीज लिखी गई है कि वो सारा कुछ आपने पैसा उसी अकॉर्डेंस या फिर उसी काम के लिए यूज करना है। Then they are also required to file annual returns and they must not transfer the funds to another NGO, कि ना तो वो एनजीओ किसी दूसरे व्यक्ति को, ना ही किसी दूसरे एनजीओ को वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है, और उनको एनुअल रिटर्न्स अपनी फाइल करनी होंगी पूरी, उसमें अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स, जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटेल्स हैं, कहां पे पैसा खर्च किया, कितना खर्च किया, किस पर्पस के लिए खर्च किया, वो सारी चीजें आपको इनको बतानी पड़ेंगी, राइट। सो दैट इज अनदर रिक्वायरमेंट। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कि आप इस तरीके से बताओगे कि क्या क्या एनजीओ के ऊपर किस तरीके से स्क्रूटनी इंक्रीज करी है गवर्नमेंट ने, राइट। फिर आप कंक्लूजन में क्या बता सकते हो कि देखो, जो एडिक्वेट अमाउंट है रेगुलेशन का वो जरूरी है। अगर एक मान लो ऐसे स्केल बना सकते हो, एक कंटिन्यूम बना सकते हो, एक क्रिएटिविटी, अगर मान लो छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना चाहो, इधर लिख सकते हो कि ये किसका चार्ट है, रेगुलेशन का, कि हम यहां पे दिखा रहे हैं कि रेगुलेशन जो है वो यहां पे कितनी है 0, यहां पे कितनी है 100%। तो ये कितनी है, दिस इज नो रेगुलेशन एट ऑल, कि 0 रेगुलेशन। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट अ क्रॉस, कि ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। यहां पे क्या है 100% रेगुलेशन, या फिर कह लो क्या है एब्सोल्यूट रेगुलेशन। तो ये जो एब्सोल्यूट रेगुलेशन है ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। जो ये बीच वाला एरिया है, यहां पे आप ऐसे एक बना के रेंज या फिर एक कह लो कि स्पेक्ट्रम, यहां पे आप दिखा सकते हो कि यस एडिक्वेट रेगुलेशन जो है वो रिक्वायर्ड है एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तो यहां पे यू कैन पुट 2-3 टिक्स कि एडिक्वेट रेगुलेशन जो है दैट इज रिक्वायर्ड। 0% बिल्कुल भी रेगुलेशन ना हो वो भी सही नहीं है, 100% एब्सोल्यूट रेगुलेशन हो, या फिर कह लो ड्रेकोनियन रेगुलेशन हो, मतलब कि बहुत ज्यादा जो डराने वाली हो, सप्रेस करने वाली हो, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप बोलोगे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेगुलेशन इज सर्टेनली नीडेड, येट दे मस्ट बी एम्बेडेड इन कॉशन, कि जो रेगुलेशंस हैं वो कॉशियसली ही अपने आप को प्रोसीड करवाएं एंड विदाउट चोकिंग द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कि ये क्योंकि सिविल सोसाइटी का पार्ट है, और बिना एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी के आप जो हो देश में तरक्की नहीं कर सकते, अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या जरूरी है कि सिविल सोसाइटी जो है वो सिविल सोसाइटी वाइब्रेंटली इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना कंटिन्यू करे एंड उसमें सरकार ओवर रेगुलेशन ना करे, राइट। फिर आप बोल सकते हो कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं दे सर्व एज मेडिसिन ओनली टिल द टाइम इट इज कंज्यूम्ड मॉडरेटली एंड डिस्क्रीटली, कि भाई जो भी आप फॉरेन से कंट्रीब्यूशन ले रहे हो, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज रेज करनी है तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि आप डोमेस्टिकली भी तो रेज कर सकते हो रिसोर्सेज को, जरूरी थोड़ी कि बाहर से ही रेज करो। बट येट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ठीक है, अगर कोई रेज कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ वो जो है रेगुलेशन वो तब तक दवा का काम करेगी जब तक वो जो है सही तरीके से मॉडरेट अमाउंट में यूज किया जाए और प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया जाए, एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए या फिर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को हमारे देश में इंपीड करने के लिए ना यूज किया जाए, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड एंड दस एनजीओस आल्सो शुड ऑपरेट while keeping the sanctity of the law of the land, कि हमारे देश के जो कानून हैं, क्यों हम एफसीआरए की बात कर रहे हैं, तो जो भी बाहर के देश की एनजीओ हैं, जो भी फॉरेन एनजीओ भी ऑपरेट कर रही हैं यहाँ पे, राइट, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल या कई ग्रीन पीस के ऊपर भी एलिगेशंस लगते रहे हैं, फोर्ड फाउंडेशन भी है उसमें से एक, राइट। तो इनको जो है हमारे देश के कानूनों की जो है इज्जत करनी चाहिए और उसके डोमेन्स में ही ऑपरेट करना चाहिए, right? So that is with respect to the concluding part. All right. So let's now move to the next question. अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो है रिलेट करता आपका पॉवर्टी वाले टॉपिक से, जो हम देख रहे थे कि जो अलग अलग चीजें हैं इंक्लूसिवनेस के साथ हम देख रहे थे। तो उसमें वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड या फिर वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अभी क्या किया था, पॉवर्टी लाइंस को, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को अपडेट किया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द वर्ल्ड बैंक अपडेटेड द ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस इन सितंबर 2022. Why did the World Bank decide to update the international poverty line and why now? 8 marks 120 words. तो इसमें मैं आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव दूंगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे पहली बात तो पॉवर्टी है क्या, किस तरीके से पॉवर्टी लाइंस एग्जिस्ट करती हैं दुनिया भर के देशों में,
उसके बाद हम देखेंगे कि किस वजह से वर्ल्ड बैंक ने ये अभी अपडेट किया है और क्या जो है इसमें चेंजेस लेके आया है। राइट, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बता सकते हो कि हम अमर्त्य सेन जो एक नोबेल लॉरिएट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं बड़े फेमस, वो कैसे डिफाइन करते हैं पॉवर्टी को। वो कहते हैं कि अगर आप जो हो अचीव नहीं कर पा रहे सर्टन मिनिमम कैपेबिलिटीज को, तो आप जो हो पुअर हो। मतलब अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि सिर्फ जो है मॉनेटरी टर्म्स में पॉवर्टी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। पॉवर्टी क्या है, अलग अलग डायमेंशंस में डील करती है। तो ये क्या कह रहे हैं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसिटेड वर्ल्ड दैट रिक्वायर्स अ क्लियर एनालिसिस इन ऑल ऑफ इट्स मेनी डायमेंशंस। कि पॉवर्टी के कई सारे डायमेंशंस हैं, जिसको भी हम पुअर बोल रहे हैं। वो हो सकता है किसी भी अलग तरीके की डिप्राइवेशन, चाहे वो मॉनेटरी डिप्राइवेशन ना भी हो, तब भी हम उसको पुअर की कैटेगरी में ही कंसिडर करेंगे। राइट, सो दैट इज इट इज अ मल्टीफेसिटेड फिनोमेना। देन वी कैन से कि ऑल्दो इट इज ऑफन थॉट ऑफ एज अ लैक ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, है ना, कि सिर्फ जो है अगर संसाधनों का अभाव है तो ही आप पुअर हो, ऐसा जनरली सोच लिया जाता है। लेकिन जो है पॉवर्टी इज कोरिलेटेड क्लोजली विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, कि एक इंसान की लाइफ से जुड़े हुए कई सारे पहलुओं से पॉवर्टी का रिलेशन है। एंड द वर्ल्ड्स पुअर आर मोर लाइकली टू बी मैलनरिश्ड, लेस एक्सेस टू सर्विसेज लाइक एजुकेशन, के उनके पास एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एंड दे आर मोर वल्नरेबल किस चीज से, कंफ्लिक्ट से, क्लाइमेट चेंज से, जो कि हम देख रहे हैं किससे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। राइट, एंड अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज हेंस द फंडामेंटल, हेंस इट इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज प्रोग्रेस। तो ये आप एक ब्रीफ कह लो, इंट्रो दे सकते हो कि अमर्त्य सेन क्या कह रहे हैं पॉवर्टी के बारे में, क्या समझते हैं, मल्टी डायमेंशनल समझते हैं उसको, मल्टीफेसिटेड समझते हैं, एंड कई सारे इंसान के जीवन से जुड़े हुए पहलू हैं जिनके तहत या जिनको मद्देनजर रखते हुए हम देख सकते हैं कि कोई पुअर हो सकता है, जो यहाँ पे सारे लिस्ट आउट किए हैं। फिर आप बढ़ोगे बॉडी की तरफ, जब आप बताओगे कि अब जो है वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले आप बताओगे कि देखो कई सारे जो हैं देश अपनी नेशनल पॉवर्टी लाइन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कई लोग मॉनेटरी थ्रेशोल्ड से डिफाइन करते हैं, राइट, कि मिनिमम बेसिक नीड्स को मीट नहीं कर पा रही पॉपुलेशन। दे कैन टेक इनटू अकाउंट द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टांसेस। या फिर जो है पॉवर्टी लाइंस जो हैं दे आल्सो वेरी वाइडली बाय द कंट्री बाय कंट्री, राइट, बट दे आर ऑफन रिवाइज्ड एज द कंट्रीज डेवलप। तो रिचर कंट्रीज जो हैं टिपिकली हैव हायर पॉवर्टी लाइंस देन द पुअरर वंस। तो अलग अलग देश डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा देश जो है वो कितना डेवलप्ड है, कितना रिच है, कितना प्रॉस्पेरस है, वो उस हिसाब से अपनी पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करता है। अगली चीज आप बताओगे यहाँ पे कि सरकारें जो हैं वो ट्रैक करती हैं हाउ मेनी पीपल आर लिविंग ऑन लेस देन द नेशनल पॉवर्टी लाइन एंड सो दैट दे कैन मॉनिटर देयर डेवलपमेंट प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट हम देखते हैं क्या है कि आपको जो है क्वालिटेटिव लाइफ के एस्पेक्ट्स को भी इंप्रूव करना है। कैसे? कि आप जो है लोगों को शिक्षा प्रदान कर पा रहे हो, हेल्थ प्रदान कर पा रहे हो, रोजगार प्रदान कर पा रहे हो। तो आप अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो आप उनको पॉवर्टी से लिफ्ट आउट करके बाहर लेके आ रहे हो, राइट। एंड द नेशनल पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो अ सेंट्रल इंडिकेटर फॉर द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, राइट। तो ये आपका एक स्टार्टिंग का पार्ट हो सकता है। फिर आप आओगे मेनली वर्ल्ड बैंक वाली बातचीत के ऊपर कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अपडेट की है ग्लोबल पॉवर्टी लाइन सितंबर 2022 में। ये किस चीज को किस चीज के ऊपर बिल्ड करके किया है वर्ल्ड बैंक ने, कि जो डिसीजन अनाउंस किया गया था इसी साल मई में, राइट, उसी चीज को हमने अपडेट किया है कि जो नई परचेजिंग पावर पैरिटी अपडेट किया गया है पीपीपी के बेसिस पे अपडेशंस हैं, उसी को हमने क्या किया है यूज करके, या कह लो सभी देशों के जीडीपीस को कन्वर्ट करके ऑन पीपीपी टर्म्स, इकोनॉमी में जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो पीपीपी का, उसके हिसाब से जो है पॉवर्टी लाइंस को भी वर्ल्ड बैंक ने अपडेट किया है, राइट। फिर डिफरेंसेस जो हैं प्राइस लेवल्स में अक्रॉस द वर्ल्ड दे इवॉल्व एंड ग्लोबल पॉवर्टी लाइन हैज आल्सो टू बी पीरियोडिकली अपडेटेड। देखो सिंपल सी बात है कि दुनिया भर के देश जो हैं उनकी जीडीपी में चेंज आया है, उनकी इनकम में चेंज आया है, राइट। तो इस हिसाब से दुनिया भर में पॉवर्टी लाइन को भी अपडेट करने की जरूरत वर्ल्ड बैंक को महसूस हुई। ये रीजन जो है आप एक इनिशियली कोट कर सकते हो। तो इसीलिए आप बताओगे कि वर्ल्ड बैंक ने कहां से अपडेट करके कहां पे शिफ्ट किया है। तो पहले कितना था, $1.9 पर डे पर पर्सन, अब हो गया है $2.15 पर पर्सन पर डे,
दैट इज द न्यू इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन एज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो आप इतनी ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। देखो ये पॉइंट्स जो मैं है आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी फॉर्डर दे रहा हूं कि अगर मान लो 8 नंबर का ना आके 12 नंबर का आ जाए कि आपको जो है ज्यादा वर्ड्स चाहिए हो तो भी आपका काम चल जाएगा। बाकी आप इसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली कट शॉर्ट जो है वो बिल्कुल कर सकते हो, राइट। ठीक है, फिर अब आ जाओ फटाफट रीजंस के ऊपर। तो रीजंस में क्या बोलोगे? सबसे पहले तो कि इट इज पीरियोडिकली अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, क्रिस्प लाइंस में, है ना। फिर बोलोगे कि इंटरनेशनल पॉवर्टी रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बेसिक फूड, कि भाई फूड के प्राइसेस, क्लोथिंग एंड शेल्टर जो लो इनकम कंट्रीज में है बिटवीन 2011 एंड 2017 रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे हम देखते हैं कि इन इन जगहों पे जो पॉवर्टी है वो ज्यादा है, राइट। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि देखो जिस हिसाब से इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो पहले 5 साल पहले जो आपकी 500 रुपए की वैल्यू थी, क्या आज वो 500 रुपए की वैल्यू बराबर है? नहीं। अगर आप मान लो 2015 में 500 रुपए लेके कुछ खरीद सकते थे, आज आप उस 500 रुपए से उससे कहीं कम खरीद पाओगे। 500 रुपए की वैल्यू कम हो गई है, तो आज आपको चाहिए कितने? उतने ही चीजों को खरीदने के लिए यू नीड 1000 रुपीज, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो इसीलिए क्या है कि दुनिया में रियल वैल्यू बोल रहा है वर्ल्ड बैंक कि अगर हम 2011 का कंपैरिजन करते हैं या 2011 में जो 1.9 डॉलर की वैल्यू थी, आज की डेट में महंगाई बढ़ने से, बेसिक चीजों के दाम बढ़ने से वही जो चीज है 2.15 डॉलर हो गई है, किसमें? 2017 में, जिसके बेसिस पे इन्होंने इस चीज को कैलकुलेट किया है यहाँ पे, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना कि इस चीज को बेसिकली वर्ल्ड बैंक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने केटर किया है कि जिस तरीके से परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है, कि एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज को या गुड्स को खरीदने के लिए पहले कितना आपका पैसा चाहिए था, अब कितना पैसा चाहिए, वो पैसा अब ज्यादा चाहिए। तो इसलिए 1.9 डॉलर जो है वो 2011 का और 2.15 डॉलर 2017 का वो आपस में इक्विवेलेंट है। दैट इज व्हाट द वर्ल्ड बैंक हैज साइटेड एज अ रीजन फॉर अपडेशन। फिर अगली चीज आप जो कोट कर सकते हो कि द चेंज इन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज लार्जली ड्रिवन बाय द चेंजेस इन परचेजिंग पावर पैरिटीज ऑफ लो इनकम कंट्रीज, है ना, जो हमने भी बता दिया। एंड इसके साथ साथ द चेंज इन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज ड्रिवन बाय द रियल इंक्रीज इन पॉवर्टी लाइंस ऑफ लो इनकम कंट्रीज एंड द सेट फॉर विच नेशनल पॉवर्टी लाइंस आर अवेलेबल, राइट। ये आप साथ में कोट कर सकते हो। फिर आप इसको कंक्लूड कैसे करोगे? ये सारा कुछ बताने के बाद कि वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या चीजें जो है चेंज की हैं या क्या क्या चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस की हैं, अब आप कंक्लूड करने पे आओगे कि देखो अल्टीमेटली जो है अगर हमें डेवलपमेंट वाकई में अचीव करनी है तो उसके लिए पॉवर्टी को एंड करना जो है वो जरूरी है या फिर पॉवर्टी को रिड्यूस करना जरूरी है। तो आप बोलोगे उसमें कि देखो सिंपल सी बात है कि एक तो अगर हम यूएन के एसडीजी गोल्स की भी बात करें, यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी क्या बात करते हैं? पहला गोल आपको बताता है कि आपको पॉवर्टी को एंड करना है इन ऑल इट्स फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पॉवर्टी क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। तो क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है पॉवर्टी, तो हमें इसको इसकी सभी डायमेंशंस में खत्म करना है। दैट इज व्हाट द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आल्सो से, और ये 2030 का एजेंडा जो है उसमें इन्होंने सेट किया है, राइट। साथ ही साथ आप बताओगे कि व्हाइल प्रोग्रेस इन एराडिकेटिंग पॉवर्टी हैज बीन इंक्रीमेंटल एंड वाइड स्प्रेड, फिर भी परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इंक्लूडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी रिमेन्स अ मेजर कंसर्न इन अफ्रीका, जिसके ऊपर वर्ल्ड बैंक अभी बात भी कर रहा था। साथ साथ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड एंड डेवलपिंग स्टेट्स, इन सम मिडिल इनकम कंट्रीज एंड कंट्रीज इन सिचुएशन ऑफ कंफ्लिक्ट एंड पोस्ट कंफ्लिक्ट कंट्रीज। तो इन्हीं कंट्रीज की अभी हम बात कर रहे थे जो हमने बॉडी में लिखी इन चीजें, है ना, कि वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि भाई ये सारी जगहों पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इन कंट्रीज में बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी। तो आप बोलोगे लास्ट में कि इन लाइट ऑफ दीज कंसर्न्स द वर्ल्ड नीड्स टू डू मोर टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द वल्नरेबल विद अ रिन्यूड विगर एंड स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली इन दुनिया के रीजन्स में। तो ये आप फ्यूचरिस्टिक एंगल पे और ये भी कंक्लूड ये भी साथ में ऐड कर सकते हो कि यस द वर्ल्ड बैंक हैज आल्सो टेकन the note of increased purchasing power parities, and it has also updated the international poverty lines, right? So the world needs to move with a new renewed vigor and strength
और हमें क्यों और जरूरी है ये सब करना, क्योंकि भाई 2030 ये देखो, ये साल जो है हम, वी आर नॉट इवन वन डेकेड अवे फ्रॉम फ्रॉम मूविंग क्लोजर टू दिस ईयर। हम सिर्फ अब जो है 7-8 साल दूर हैं इस एजेंडा ईयर से, जो अब 2030 का हमारा टारगेट ईयर है, राइट। दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ये कंसर्न कर रहा है आपका, व्हाट इनिशिएटिव्स हैज द गवर्नमेंट टेकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन द कंट्री, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये छोटा रिलेटिवली क्वेश्चन रखा है मैंने, 4 मार्कर और 60 वर्ड्स। तो यहां पे आपको बताना है कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए सरकार क्या स्कीम्स चला रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ स्कीम्स आउटलाइन करके बता देता हूं जो मेजर कंसर्न है क्वेश्चन का, लेकिन आपको बताना पड़ेगा उससे पहले कि ट्राइबल पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है इंडिया में। हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं तो उस कंटेक्स्ट में आपको ये पहले बताना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखो आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। आप पहले सेंसस को कोट कर सकते हो, जो कि ऑफिशियल फिगर्स हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है हमारे आखिरी सेंसस के हिसाब से कितनी है, 8.6%। दैट इज मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू लोअर से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये जो है हमारा सेंसस बोलता है, लेटेस्ट सेंसस। फिर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर 11.3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया एंड 2.8 ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, और टोटल अराउंड 550 ट्राइब्स इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आप बता सकते हो स्टैटिस्टिक्स या फिर नंबर्स जो हमारे पास पिछले सेंसस से डेटा है। इसके बाद आप बता सकते हो ये ट्राइबल्स क्या करते हैं, दे टेक शेल्टर फ्रॉम forest, utilized wild edible plants both raw and cooked, right? The flowers and fruits are generally eaten raw, whereas tubers, leaves and seeds are cooked. फिर ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूटिलाइज करते हैं, फॉरेस्ट टिम्बर और फ्यूल वुड को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आप एक ओवरव्यू दे सकते हो, इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आप इसको ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल्स के रिगार्ड में डेफिनेशन, या फिर कह लो डेफिनेशन मतलब कि डेफिनेशन एस्पेक्ट्स के किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या क्या किस तरीके से वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करते हैं, किस तरीके से वो बहुत इंट्रिकेटली क्लोजली लिंक्ड हैं फॉरेस्ट से और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, राइट। तो वो सारी चीजें आप यहां पे डाल सकते हो इन दी बिगिनिंग पार्ट। फिर अलग अलग मेजर्स पे डायरेक्टली हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 मार्कर है, आपके पास लिमिट कम है वर्ड्स की, तो आप सीधे से लिस्ट आउट करना स्टार्ट करोगे अलग अलग मेजर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला मेजर आपको जरूर बताना चाहिए कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, कि ट्राइबल्स के इंटरेस्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर्टिकुलरली इनके इंटरेस्ट को केटर करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था, और इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इनिशियली नहीं था, बट क्या किया सरकार ने कि एक नया आर्टिकल इंसर्ट करके इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, 330 by amending 338 and inserting a new 338A in the constitution in 2003, right, 89th amendment act। वैसे ये पहले था, बट स्टिल यू कैन लिस्ट इट आउट। फिर आप स्कीम्स बता सकते हो, जैसे कि प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, जो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि लाइवलीहुड ड्रिवन ट्राइबल डेवलपमेंट जो है, किसके थ्रू, बाय फॉर्मेशन ऑफ वन धन ग्रुप्स हु हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू वन धन केंद्र। ये आप बता सकते हो, एक स्कीम चल रही है। फिर और क्या स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वन बंधु कल्याण योजना, ये अभी आप बता सकते हो, इसके ऊपर सरकार ने जोर दिया हुआ है, राइट। और इसमें आप बता सकते हो, एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इनेबलिंग एनवायरमेंट, या फिर कह लो फैसिलिटेटिंग एनवायरमेंट। किस चीज के लिए, किस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, कि नीड बेस्ड एंड आउटकम ओरिएंटेड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल, राइट। क्योंकि वर्ड लिमिट कम है, इसलिए आप इसको संक्षिप्त में ही जो है जितना बता पाओ उतना बेहतर है। देन वन धन विकास कार्यक्रम, जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो टैप कर रहा है ट्रेडिशनल नॉलेज में और ट्रेडिशनल स्किल सेट में ट्राइबल लोगों के। देखो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे पास, ये एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है जो और कहीं नहीं मिल सकता, जो कि किसके पास है, जो कि आपके ट्राइबल्स के पास है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो ट्राइब्स हैं हमारे, उनके पास कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज होती है कि भाई ये जो नॉलेज, ये जो भी जंगल की उपज है, या कह लो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं, उसमें कहां पे हम किस चीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किसके क्या मेडिसिनल एडवांटेजेस हैं, किन जड़ी बूटियों का, किन प्लांट्स को आप जो है एरोमेटिक पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो, किन को आप मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। तो वो सारी नॉलेज इनके पास है, वो स्किल्स इनके पास हैं, राइट। तो आप इसमें अगर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आप इसको अपडेट करके आउटपुट को हर स्टेज पे एडवांस करो, एंड इनको कन्वर्ट करो इनटू ट्राइबल विजडम, इनटू अ रेम्यूनरेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी के, उससे जो ट्राइबल्स हैं ये भी कुछ इनकम अर्न कर सके और समाज को भी उससे बेनिफिट मिले, हम जो है एज अ सोसाइटी ऑल्सो वी बेनिफिट फ्रॉम दैट,
ट्रेडिशनल नॉलेज, राइट। सो दैट इज द एम ऑफ वन धन विकास कार्यक्रम। ठीक है जी। फिर इसके बाद एक दो मेजर्स और देख लेते हैं। आप बता सकते हो गवर्नमेंट जो है इट इज इंप्लीमेंटिंग ट्राइबल सब प्लान, टीएसपीज, शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट या फिर डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डीएपीएसटीज। इसमें क्या कर रहे हैं, फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करना, इंटीग्रेट करना मेनलैंड के साथ, और उसमें ट्राइबल्स को पर्टिकुलरली ऑन बोर्ड रखना, राइट। क्योंकि आप हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में वी हैव गुड अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर, और सर्टनली फॉरेस्ट के साथ ट्राइब्स भी जो है वो एसोसिएटेड होती हैं, तो उन सब के लिए सरकार जो है वो ये स्कीम चला रही है, राइट। सो दीज आर सर्टन मेजर्स जो सरकार ले रही है ट्राइबल पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, उनको डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। फिर आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो, एक पॉजिटिव कॉनोटेशन पे, ऑप्टिमिस्टिक नोट पे कंक्लूड कर सकते हो कि जो हमारा देश है ये इट इज अ कंट्री विद लार्ज एथनिक सोसाइटी एंड हैज इमेंस वेल्थ ड्यू टू इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। फिर आप बायोडाइवर्सिटी को लिंक करोगे किसके साथ? ट्राइबल्स के साथ। कैसे? कि दीज एथनिक पीपल, मोस्टली द इंडिजिनस ट्राइबल्स, लिव इन क्लोज विसिनिटी ऑफ फॉरेस्ट, और इन्होंने मैनेज किया है बहुत अच्छे से और कंजर्व किया है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, ऐसे आप लिंक करोगे कि हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहा है किसने, प्रिजर्व किया है किसने, संभाल के किसने रखा है? ट्राइबल पॉपुलेशन ने, राइट। बायोडाइवर्सिटी ऑफ देयर लोकेलिटी सिंस लॉन्ग टाइम, and these are living in forest since ages and have developed a kind of affinity with the forest। इनके साथ फॉरेस्ट इनके लिए संसाधन नहीं है, फॉरेस्ट इनके लिए इनका परिवार है, फॉरेस्ट इनके लिए जो है एक फैमिली है, अफिनिटी है इनकी, इनका लगाव है फॉरेस्ट के साथ, जंगलों के साथ। इसीलिए इन्होंने अपने परिवार की तरह इन फॉरेस्ट्स को संभाल के रखा है, और ये जरूरी है हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी और प्रिजर्व करने के लिए, फ्यूचर के लिए। तो देखो सिंपल सी बात है, जहां हम क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, तो वहां पे ये ट्राइबल जो हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं कि अपनी देश की बायोडाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को जो है कंजर्व करके रख रहे हैं, राइट। सो उस सब में क्या चाहिए, स्टेट जो है इट इज ड्यूटी बाउंड, या फिर स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, सरकार, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, राइट। स्टेट जो है वो कैपिटल एस से जानबूझ के लिखा है, राज्य की बात नहीं हो रही, स्टेट या फिर गवर्नमेंट की बात हो रही है, नेशन स्टेट की बात हो रही है बेसिकली। So state is duty bound to extend different welfare measures to them, मतलब कि ट्राइबल पॉपुलेशन। तो इस तरीके से आप एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे, एक फ्यूचरिस्टिक नोट पे इसको एंड कर सकते हो, और इस तरीके से इंटीग्रेट करके इनकी सिग्निफिकेंस को भी जाते जाते कंक्लूड करते करते दिखा सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी से भी इनको हम रिलेट करके कैसे देख सकते हैं, राइट। तो दैट इज वेयर वी कंक्लूड फॉर टुडे। आई होप आपने कुछ जो है चीजें सीखी होंगी, है ना। अगर ऐसा है तो डू हिट दैट लाइक बटन बिफोर यू एंड एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।